नमस्कार और आदाब दोस्तों। गांधी का रास्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम आपके साथ रूबरू हुए हैं और दो अपने खास मेहमानों के साथ, वो मसला है गांधी के विचार और गांधी के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए कुछ संस्थान बने। बहुत से ऐसे संस्थान गांधी जी ने खुद बनाए थे और उनके जीवन काल में भी बहुत से संस्थान बन गए थे। बहुत से संस्थान उनके बाद भी बने। तमाम सरकारी योजनाओं के नाम भी गांधी के नाम पे रख दिए जाते हैं। कितना गांधी इन संस्थानों में दिखता है, एक सवाल तो ये पैदा होता है। दूसरा सवाल है कि किस तरीके से सरकारी हस्तक्षेप में और खासकर बाजारवाद के इस हस्तक्षेप में गांधी के जो विचार है उसमें कितना गांधी रह गया है। और एक नई कोशिश अभी हाल फिलहाल देखने में आई है कि गांधी के संस्थानों में, गांधी के विचारों से जुड़े संस्थानों में एक आरएसएस की या खास तबके की घुसपैठ भी देखने को मिली है, जो कि वैचारिक रूप से गांधी के विरुद्ध रहे हमेशा से। तो इस विषय पर आज जिनसे हमें बात करनी है वो गांधी पीस फाउंडेशन के सेक्रेटरी कुमार प्रशांत हैं। कुमार प्रशांत जी प्रख्यात गांधीवादी हैं और पूरा जीवन उनका गांधी के दर्शन में, लिखने पढ़ने में रहा है। और गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां तमाम तरीके के विचार वहाँ पे डिस्कस होते हैं, उन विचारों का आदान प्रदान होता है और बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर गांधी पीस फाउंडेशन में चर्चा होती है। सबसे अच्छी बात, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ बहुत जाता रहा हूँ, तो सबसे अच्छी बात मुझे वहाँ ये लगती है कि कोई बहुत से ऐसे आंदोलन, बहुत से ऐसी संस्थाएं, बहुत से ऐसे सामाजिक ग्रुप जिनके पास बहुत पैसे नहीं होते हैं इस तरीके के बड़े बड़े आयोजन करने के, गांधी पीस फाउंडेशन उनका एक ठिकाना है जहाँ पे वो बड़े कम पैसे में अपनी बात एक ऑडियंस को ला के कर सकते। ये भी एक बड़ा काम गांधी पीस फाउंडेशन के जरिए होता है। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वीके त्रिपाठी साहब, पूर्व प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली में, दशकों उन्होंने फिजिक्स पढ़ाया, प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ाया आईआईटी दिल्ली में। गांधीवादी हैं, सामाजिक कामों में लगे रहे हैं, सद्भावना मिशन चलाते हैं और आजकल अक्सर सिंघू बॉर्डर में देखे जा रहे हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी, आपसे ही मैं शुरू करूं इस चर्चा को कि एक गांधीवादी के तौर पर, क्योंकि आप गांधी के विचारों को प्रचारित करने पे, उस पर लिखने पढ़ने का काम लंबे समय से कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे समस्या को कि जो गांधी के संस्थान है या गांधी के नाम पे योजनाएं आती हैं या गांधी के जीवित रहते हुए जो गांधी के जो संस्थान चले उनका क्या हुआ? तो इस पे जरा रोशनी डालें आप। मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ शुरू में कि गांधी जी ने जब 1915 में हिंदुस्तान में राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस में दाखिल हुए, वो आगे चल के, तो जो आंदोलन हिंदुस्तान में गांधी ने चलाए उसमें एक नई कांग्रेस गढ़ी। उन्होंने कांग्रेस को उन्होंने एक पॉलिटिकल व्हीकल बनाया, पॉलिटिकल कैंपेन का व्हीकल बनाया और उसको रचनात्मक कामों से भी जोड़ा। अकेला हमारे लिए सरकारी जो सरकार है, अंग्रेजी सरकार है, उसी के कानून का विरोध नहीं करना है, वो तो करना ही करना है, लेकिन हमें जनता को राजनीति की मुख्य धारा में लाना है। तो कांग्रेस एक व्हीकल बनी आम लोगों को राजनीति में लाने वाली। तो ये काम तो उनका एक पॉलिटिकल हुआ, लेकिन गांधी जी ने इसी के साथ साथ तमाम रचनात्मक संस्थाएं खड़ी की। पहली संस्था जैसे कि उन्होंने गोधरा में हरिजन आश्रम 1916 में खड़ा किया, और वो अकेले एक संस्था मात्र नहीं थी कि वहां पर अंत्यज परिवार के लोग रहें, बल्कि उसके जरिए वो हिंदुस्तान के अंत्यज परिवारों की समस्याओं के प्रति हिंदुस्तान की आत्मा को जगाना चाहते थे, हर तबके के लोगों को उस सवाल के ऊपर जागरूक करना चाहते थे। तो इस तरीके की संस्थाएं उन्होंने हरिजन उद्धार को लेकर खड़ी की। आगे चल के जब खादी का मसला आया, खादी का, तो वो तो कांग्रेस क्या बल्कि उनके रचनात्मक कार्यक्रम की और राजनीतिक कार्यक्रम की रीढ़ थी।
तो उन्होंने कत्तिनों से संपर्क साधा, चुलाहों से संपर्क उनका बना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे कि भाई आपके लिए इतना सूद काटना जरूरी है, ऐसा रखा। साथ में उन्होंने खादी की बिक्री के लिए गांधी आश्रम जैसी संस्था खड़ी की और सूद का दाम, मतलब खादी का दाम इस तरीके से रखा कि मिनिमम मजदूरी कत्तिनों को इतनी पड़ जाए, उस जमाने की जो सामान्य मजदूरी थी उससे बेहतर बने, इसके लिहाज से खादी का दाम रखा। वो खादी का कपड़ा मिल के कपड़े से महंगा पड़ता था, लेकिन इन कार्यकर्ताओं में निष्ठा पैदा की गई। ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता थे खादी आश्रम वाले जो खादी के काम में लगे थे, तो कि लोगों ने लोगों में खादी पहनने की भावना पैदा की। तो जितनी भी गांधी ने संस्थाएं खड़ी की, वो सारी की सारी संस्थाएं, एक मिनट, वो सारी की सारी संस्थाएं आम जनता से जुड़ी थी और उनकी आर्थिक तथा उनकी मानसिक, इन दोनों जरूरतों को पूरा करती थी। सत्य पर टिकना है, झूठ बोलना नहीं है, जाति का भेदभाव बरतना नहीं है, हिंदू मुसलमान का फर्क करना नहीं है। ये सारी की सारी गांधी के संस्थाओं का आचार संहिता थी, कार्यकर्ताओं के जीवन का आधार था। तो आजादी के बाद क्या हुआ कि गांधी जी की जब गांधी जी गुजर गए तो वर्धा में तमाम राजनीतिक नेताओं का भी और जितनी भी रचनात्मक संस्थाएं थी इनका एक सम्मेलन किया। विनोबा जी थे उधर, तो सम्मेलन हुआ और आगे चल के जब विनोबा जी ने भूदान ग्रामदान का आंदोलन चालू किया तो ये जितनी भी रचनात्मक संस्थाएं थी उस काम में भी इनकी भागीदारी रही, हर संस्था की रही। तो ये सारी की सारी संस्थाएं गांधीयन वैल्यूज पर ही पनपती चली गई। अब ये बात अलग है कि आगे चल के इन संस्थाओं का प्रभाव क्यों कम पड़ गया और इनकी जगह द्वेष की ताकतें कैसे मजबूत होती चली गई, वो एक अलग मसला है। जैसे खादी आश्रम जो थे, खादी आश्रम के तमाम लोगों को आज से 20 साल पहले तक मैं जानता था और मेरा निकट संपर्क था और मैं ज्यादातर लोगों को ये महसूस करता था कि इनकी गांधीयन वैल्यूज पर, इनकी जिंदगी में वैल्यूज हैं। जी जी। लेकिन ओवर द ईयर्स जब पिछली भाजपा सरकार आई तो इन्होंने खादी ग्रामोद्योग कमीशन का अध्यक्ष बना दिया। एक महेश शर्मा साहब थे, आरएसएस विचारक हैं वो जी, तो उनको बना दिया। अब उसके बाद से फिर फोकस बदलता चला गया और शीर्ष पर कोई, टॉप पर कोई आदमी बैठ जाता है एक भिन्न विचारधारा का, तो फिर बाकी लोगों को या तो इनकन्वीनियंस होती है अपनी बात खुल के बोलने की, या फिर उनका जनसंपर्क बहुत हल्का पड़ जाता है। और वही हुआ है कि पिछले 20-30 बरस में मैंने महसूस किया कि गांधीयन संस्थाएं जितनी हैं उन संस्थाओं में ऐसी विचारधारा के लोग शामिल होते चले गए या इम्प्लांट कर दिए गए कि जिनकी वजह से वहां का माहौल खराब हुआ। अब एक संस्था का मैं आपको उदाहरण देता हूं, जयप्रकाश नारायण के प्रभाव से या उनके मोटिवेशन से बनारस में एक संस्था खड़ी हुई, गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज, ऐसा एक संस्था बनी। वो संस्था बनी और अच्छा काम कर रही थी वो, लेकिन कुछ सालों के बाद वहां पर एक महिला उसमें शामिल हो गई। अब पता नहीं किस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट हो गया और इवेंचुअली उन्होंने कहा कि डायरेक्टर तो मैं बनूंगी, और कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया और नतीजा ये निकला कि संस्था डिफंक्ट हो गई, उसके लिए मदद सरकार की बंद हो गई और अब वो संस्था टूट गई। तो ये तो एक एक्सट्रीम पोजीशन हुई। लेकिन और संस्थाओं को भी मैं जानता हूं जहां पर के ऐसे लोग आ गए जिसकी वजह से संस्थाओं में गांधीयन विचारधारा को एक्सप्रेस करने तक की आजादी पर अंकुश लगने लगा कि आप तो सरकार के खिलाफ माने जाएंगे अगर आपने गांधीयन बात कर दी। और पिछले करीब 20 बरस से, हमारे हिंदुस्तान के 30 बरस हो गए, हमारे हिंदुस्तान की राजनीति का एक इम्पोर्टेंट कारक सांप्रदायिकता रही कि घृणा पंथाओ, दंगे कराओ, हुकूमत हासिल करो और उसी को देशभक्ति, उसी को जो ये बेसिक रोल था गांधीवादी संस्थाओं का, या जो गांधी के विचार को प्रसारित करने वाली संस्थाएं थी, वो रोल या वो भूमिका वो अदा नहीं कर पाए। प्रशांत जी, आप इसको, क्योंकि आप खुद एक
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं और चला रहे हैं उसको, गांधी पीस फाउंडेशन के। आप इसको कैसे देखते हैं, इस पूरे मसले को? देखिए, एक पृष्ठभूमि तो विपिन जी ने रखी हमारे सामने, जी जी जी। और वो जिस तरह रखा उन्होंने, उससे विवाद होने का या सहमत होने का कोई कारण नहीं है। वो बिल्कुल सच है जो भी वो कह रहे हैं। लेकिन मुझको लगता है कि इसको थोड़े और भी गहराई में जाकर देखने की जरूरत है। अगर कोई ये पूछे कि गांधी जी के साथ जितने लोग थे, जिन्होंने रात दिन 24 घंटे गांधी जी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर काम किया, उनमें से कितने लोग गांधी को समझते थे, कितने लोग सच में गांधी के साथ थे, या गांधी जी के साथ रहने की जो सहूलियतें बनती थीं, उन सहूलियतों में जीने वाले लोग थे। इसको जरा हम लोगों को ठीक से समझना चाहिए। नहीं तो गांधी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती अपने आखिरी दिनों में कि मैं अकेला रह गया हूँ और अब मुझको कोई सुनता नहीं। ये सिर्फ एक व्यक्ति का दुख नहीं था कि वो अकेले रह गए हैं और उनको कोई सुनता नहीं है। ये पूरे विचार के स्तर पर अकेले पड़ जाने का वक्त था, एहसास था। क्योंकि गांधी जिस तरह से चीजों को देखते हैं, जिन चीजों को हम देखते हैं, उसको गांधी जी कुछ अलग तरह से देखते हैं। गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस में क्या फर्क हुआ, ये विपिन जी ने बताया, लेकिन वो सिर्फ पॉलिटिकल सवाल नहीं था। गांधी जी के आने के बाद हमारे सोचने की दिशा बदल गई। हम चीजों को कुछ अलग निगाह से देखने लगे। विरोध कैसे होगा, इसका भी पूरा शास्त्र उन्होंने नया बना दिया। विरोध करने की मर्यादाएं क्या क्या हैं, वो भी हमें समझाएं। वो सब हमारी कितनी समझ में आया, कितना हमारे भीतर बैठा, इसको अगर जांचना हो तो गांधी के जाने के बाद तुरंत गांधी के लोगों का जो व्यवहार रहा, उसको हम लोग देखें। बहुत कठिन है। गांधी बहुत खतरनाक हद तक मौलिक आदमी है। उनकी मौलिकता के साथ कदम ताल करके चलना साधारण बात नहीं है। इसलिए देश के जो नेतृत्व था, राजनीतिक नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में था, उन्होंने एक आसान रास्ता चुना कि भाई दुनिया जिस रास्ते चल रही है, हमको भी उसी रास्ते चलना है, क्योंकि हम गांधी के रास्ते पर चल नहीं सकते। अब रह गई गांधी की संस्थाएं, गांधी के लोग जो पावर में नहीं गए। पता नहीं विपिन जी इस बात से कितना सहमत होंगे, लेकिन मुझको इस विषय में किसी तरह की दुविधा नहीं है कहने में कि अगर ये विनोबा भावे नाम का आदमी नहीं आया होता, पटल पर छाए नहीं होते वो, तो हम लोग तो जान ही नहीं सकते कि गांधी का कोई विचार भी था, कि गांधी का कोई कार्यक्रम भी था। गांधी के जाने के बाद भी गांधी का कोई काम है जो किया जाना चाहिए, ये हम समझ भी नहीं पाते। शायद 30 जनवरी को और 2 अक्टूबर को चरखा चलाते, सूत की माला उनके सिंबोलिज्म। लेकिन उनका एक राजनीतिक कार्यक्रम है, उनका एक आर्थिक कार्यक्रम है, उनका एक सामाजिक कार्यक्रम है, उसके डायनेमिक्स हैं, उसका ये ढांचा हो सकता है, और उसको ये कार्यक्रम है जिसको करना है। ये एक बहुत बड़ी चीज विनोबा ने हमारे सामने रखी। लेकिन इस तरह इसको देखने के साथ ये भी देखना चाहिए कि विनोबा के साथ कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया जो गांधी के दौर का नेतृत्व में काम कर रहा है। विनोबा अकेले ही आए, और वो कभी गए नहीं पावर में, वो इस काम को करने में लगे। उन्होंने जो भी खड़ा किया, जितने भी लोगों को जोड़ा, और बाद में फिर जयप्रकाश नारायण उनमें जुड़े, तो एक नए तरह की गति उसमें आई। तो मैं ऐसे देखता हूँ कि गांधी को समझकर उनके कार्यक्रमों में से एक रास्ता निकालने की कोशिश करने वाले लोग गिनती के भी नहीं थे। अब गांधी की जो संस्थाएं हैं, उनमें कौन लोग थे? तो वही लोग थे जो उधर जा नहीं पाए, जिनके कुछ अपनी सोच थी, उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, क्योंकि गांधी की हवा से गुजरे हुए लोग थे, जिनको विपिन जी बहुत सारी बातें उनके लिए कह रहे हैं कि उनके मूल्य थे, उनकी आस्था थी गांधी में, वगैरह वगैरह, वो सही कह रहे हैं। लेकिन चीज तो कभी रुकी हुई नहीं रहती है। आदमी हमेशा बना तो नहीं रहता है, चीजें बदलती रहती हैं, नए लोग आते रहते हैं। तो गांधी की हवा में निकले हुए जो लोग थे, कमजोर लोग थे, बहुत मजबूत होते तो शायद स्थिति दूसरी होती।
लेकिन कमजोर लोग भी धीरे धीरे खत्म होने लगे, जी दूसरे तरह के लोग आने लगे। गांधी को बहुत सरल तरीके से समझने वाले लोग आने लगे। वो जो मैंने कहा आपसे माला चढ़ा देने वाले लोग भी आने लगे, बिल्कुल। और उसमें वो चालाक लोग भी आने लगे जिनको ये समझ में आया कि इस जगह को भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने में मदद करते हैं। एक जी आप अगर आज देखते हैं कि आज का जो राजनीतिक नेतृत्व है, जी उसका जो सबसे ऊपर का आदमी है, वो जितनी बार दिन भर में गांधी जी का नाम लेता है शायद ही कोई लेता होगा, जी और गांधी जी से विपरीत दिशा में वो जितना चल रहा है उतना हाँ, भी शायद ही कोई चला होगा। कोई चला होगा, बिल्कुल सही तो बात। इन दोनों चीजों को एक साथ समझेंगे हम तो गांधी संस्थाओं की स्थिति भी आपको समझ में आएगी। जी अब नए लोग आ गए, नई पीढ़ी आ गई, गांधी को समझते नहीं है, जानते भी नहीं है, कभी वो हवा देखी भी नहीं, जी उसको करने की कोशिश करने में बहुत सारी कमजोरियां हो रही हैं। जी बाकी जो प्रैक्टिकल बातें हैं, साधनों का अभाव है, लोग नहीं हैं, आप गांधी पीस फाउंडेशन आते रहते हैं, आपको मालूम है गांधी पीस फाउंडेशन किस तरह चल पा रहा है। जी मैं तो इस चिंता में हूँ कि आगे वो सर्वाइव करेगा तो कैसे करेगा, क्योंकि हम सरकार से पैसा लेते नहीं हैं, हम विदेश से पैसा लेते नहीं हैं, लोगों के सीधी मदद से चलने वाली एक संस्था है। वो मदद धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो वो चले कैसे? तो उसको चलाने के बहुत सारे रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। अगर आप कमजोर हैं तो कुछ आसान रास्ते भी आपके सामने लोग लाकर रखते हैं। आप अगर उन रास्तों की तरफ जाएंगे तो संस्था खोखली हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो काम नहीं कर पाएंगे, वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे जिस उद्देश्य से लिए उनकी स्थापना हुई है। गांधी की संस्थाओं की ये जो स्थिति है, इसको हमको समझना चाहिए। आपने कहा बहुत अच्छा त्रिपाठी जी ने कि किसानों को शहरी लोगों से परिचित कराने का काम हम नहीं कर पाए हैं, उसी तरह से जो नए लोग आ रहे हैं उनसे गांधी का परिचय कराने का काम भी। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी यही है और आप दोनों लोगों से है कि जो जिम्मेदारी गांधीवादी लोगों पर है और गांधी से जुड़ी संस्थाओं पर है, वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि आज का जो समाज है, जिसकी त्रिपाठी जी ने, आप दोनों लोगों ने चर्चा की, जो आज का समाज है जिसमें कि बहुत सांप्रदायिकता का या तमाम तरीके का जहर है, और एक और बहुत उसको कैसे जो है वो वापस समाज में उस समाज को बनाए जिसकी परिकल्पना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने की, या जिसको दिमाग में रख कर जिस फ्रेमवर्क में भारत का संविधान बना होती है। उस कंटेक्स्ट में अगर हम गांधी को देखें तो मैं तो दो ही बातें गांधी की सामने रखता हूं। गांधी की पहली बात कि हम बगैर प्रेजुडिस के चीजों को देखें, बगैर गलत धारणाओं की चीजों को देखें, यानी उसको सत्य का साक्षात्कार कहते हैं, और उसी में से ताकत पैदा होगी कि हम सत्य पर टिकें, जो चीज सही लगे उस पर टिकें। इस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति का जो ड्राइविंग फोर्स है वो प्रेजुडिस है, ताकि हम एक को दुश्मन बना के बाकी का समर्थन हासिल करें, अपनी ताकत खड़ी करें। और गांधी के खिलाफ खड़ा है। गांधी की शहादत भी इसी के लिए हुई, और गांधीयन संस्थाओं से मुझे उम्मीद थी और अभी भी है कि वो इस बुनियादी काम को, कि लोगों की दिमाग में जो द्वेष का चश्मा, आंखों पे चश्मा चढ़ा दिया गया, उससे आदमी देखता है और उसी द्वेष को फिर अपना पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाता है, उसके खिलाफ गांधी खड़ा है। और मेरी मिनिमम ये उम्मीद है गांधीयन संस्थाओं से कि वो इस सवाल पर लोगों की सफाई करेंगी। और मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कस्तूरबा ग्राम का। 1989 में वहां पर दंगा हुआ इंदौर में, उसमें 29 लोग मारे गए। मैं कुछ महीनों बाद जब इंदौर गया, रहा 5-7 दिन वहां पे, उन इलाकों में घूमा, तो हमें सभी लोगों ने कहा, मुसलमानों ने भी, हिंदुओं ने भी, कि भाई कस्तूरबा ग्राम की बहनों ने अच्छा काम किया, आप उनसे जाके मिलें। तो मैं मिलने गया उधर, और मुझे बहुत खुशी हुई कि इन मतलब सिंधु वर्मा थी, वहाँ की संतोष गोविंदी थी जो वहाँ की डायरेक्टर थी, और कई लोगों से मुलाकात की। सब बहनों से मिलके मुझे बहुत सुकून मिला कि, और कई सालों के बाद फिर कुमार प्रशांत जी भी वहाँ गए थे, इनका मैंने वहीं भाषण सुना था, पहली मरतबा मेरी भेंट भी इनसे वहीं हुई। तो इन बातों को सुनने वाले जो इतनी बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, उनको सुनने वाले हम मौजूद थे। यानी वहाँ का वातावरण हिंदुस्तान की
गांधीयन वैल्यूज को जिंदा रखे हुए था और प्रोपोगेट कर रहा था। वहां की लड़कियां गांव में काम करने जाती थी, उसी भावना से जाती थी, उनके अंदर कोई जाति का या धार्मिक द्वेष था नहीं। तो ये वातावरण था। लेकिन सडनली मैंने महसूस किया, एक अभी रिसेंटली मैंने गांधी दर्शन एक पत्रिका निकालते हैं वो लोग, त्रैमासिक है, 3 महीने में एक निकलती है, उसमें एक लेख पढ़ा। तो वहां की जो नई मंत्री हैं उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ हुई कि उस संस्था में उन्होंने एक ऐसा लेख लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का जो शिलान्यास किया गया, वो हिंदुस्तान में राम राज्य लाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। जबकि मेरा सोच ये था कि ये जो काम हुआ ये दिखावे का काम है और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसके पीछे 30 साल का खूनी आंदोलन, नफरत का आंदोलन है। तो मुझे लगता था कि ये तो हमारे ऊपर कलंक है। अब उससे बात क्या निकलती है कि संस्था के हेड पर कोई बैठ जाए तो जो बेचारी बेटियां हैं, वहां की काम करने वाली बहनें हैं, उनके अंदर लगेगा कि भाई हम इनकी सोच से अलग ना दिख जाए, हम विरोध नहीं कर सकते गलत बातों का। ये एक प्रेशर आई जाता है और उनकी एक्टिविटीज भी इससे बाधित होती है। तो एक संस्था जिसको कि मैं इतना सम्मान करता हूं, उस संस्था के बारे में हो सकता है कि वो जो वहां की सचिव है उन्हें लेख लिख दिया हो, लेकिन बाकी मामलों में उनका इतना गुना हो। लेकिन ये तमाम जगह मैंने देखा है। अब आप देखें कि हिंदुस्तान की जितनी यूनिवर्सिटी है उनमें गांधी भवन बने हुए हैं। अब गांधी भवन तो सरकार ने खड़े करवाए, लेकिन उनमें इन दिनों जो नियुक्तियां हो रही हैं गांधी भवन के डायरेक्टर की, वो उसी किस्म की हैं जिस तरीके से कि वो खादी ग्रामोद्योग कमीशन में कई साल पहले महेश शर्मा साहब बैठ गए थे। तो उसी विचारधारा के लोग इन पे हावी होते जा रहे हैं। अरे भाई, जो आदमी गांधी की शहादत के खिलाफ खड़ा है, जिसके लिए गांधी मर मिटा, गांधी तो ये कार्यकर्ताओं से पूछता था कि तुम कहते हो कि हमने दंगा रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन तुम जिंदा बच कैसे गए? ये गांधी का पैमाना था इंसान को आंकने का। और हम किस विचारधारा की राजनीति को, किस फिलॉसफी को प्रोपोगेट कराने वाले लोगों को वहां बिठा रहे हैं उनकी जगहों पे। तो इनसे गांधी का क्या पैगाम निकलेगा? इससे विद्यार्थियों के दिमाग में क्या बात जाएगी? तो ये तो, और तमाम वो पुरानी संस्थाएं, मैं तमाम संस्थाओं को देख रहा हूं इन दिनों जहां पे गांधीयन सोच के लोग भी हैं, लेकिन उनके ऊपर या तो ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं या उनके समानांतर कुछ ऐसी ताकतें खड़ी की जा रही हैं कि इनको बात करना मुश्किल पड़ जाए, अपने बातों को फ्रीली प्रोपोगेट करना दूभर पड़ जाए। तो ये मुझे बड़ा खतरनाक लगता है। अभी भी मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान से सांप्रदायिकता का प्रतिकार करने की ताकत गांधी में ही है। गांधी फिजिकली तो मर गए, लेकिन गांधी का सोच जिन जिन लोगों में जिंदा है वो उनमें सांप्रदायिकता से लड़ने की जुझारूपन रखेगा, उनको तैयार करेगा। उन्हीं के जरिए हिंदुस्तान में तब्दीली आएगी। तो उनकी तो जरूरत है और इन संस्थाओं का बड़ा रोल है। गांधी पीस फाउंडेशन है। अब गांधी पीस फाउंडेशन का अपना रोल है, भले समाज में विजिबिलिटी उनकी इतनी ना हो, लेकिन वो एक केंद्र बिंदु है। यहाँ से ऐसी बात फैलती है, गांधी का सोच फैलता है, वो वैल्यूज फैलती है। उसी प्रकार गांधी संग्रहालय है, गांधी स्मारक निधि है, विनोबा जी का आश्रम है। हालांकि मैं यही महसूस करता हूं कि जब तक विनोबा जी थे, आश्रम का रोल सिर्फ सीमित नहीं था आश्रम की प्रवृत्तियों की तरफ, समाज में भी फैला हुआ होता था। लेकिन धीरे धीरे अब सिमट गया, आश्रम की तक उनकी प्रवृत्तियां सीमित रहेगी। लेकिन फिर भी अभी भी मैं मानता हूं कि गांधीयन संस्थाओं में समाज को दिशा देने की क्षमता है बिल्कुल, नो डाउट। और उसमें उनके पास एक सोच भी है और समझदारी भी है। एक जो इंगेजमेंट अगर किया जाए युवा से, मैं बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय लोगों के इंटरव्यू देखता हूँ और वो लोग गांधी से बहुत इंस्पायर दिखते हैं, अपने इंटरव्यूज में बोलते हैं। बराक ओबामा के इंटरव्यू में भी आपको कई बार मिलेगा कि वो कहेंगे कि गांधी उनके रोल मॉडल थे। हमारे युवा से प्रशांत जी इसको कैसे इंगेजमेंट कैसे हो? एक तो रास्ता है कि टेक्नोलॉजी का, जो क्योंकि युवा जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हम आप बात कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के जरिए युवा जुड़ता है। दूसरा, अब वो ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट किए जाए तो ऐसे लोग जुड़े, ऐसे रिसोर्सेज हों,
वो रिसोर्सेज का, जैसे आपने चर्चा की कि रिसोर्सेज तो लगातार कम हो रहे हैं, तो कैसे किया जाए इसको? निजी तौर पे मैं कहूँ तो मुझको ये गांधीवादी शब्द से बहुत आपत्ति है। मैं गांधीवादी नहीं हूँ। मैं गांधी विचार को समझता हूँ और गांधी विचार को समझाने की कोशिश करता हूँ। जी, वाद जहाँ बनाते हैं कटघरा बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम एक तो इससे हमको बचना चाहिए, क्योंकि इसको अगर हम लेकर आगे चलेंगे तो हम कभी भी नए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि गांधी जब थे तो गांधी से भी ज्यादा किसी ने सांप्रदायिकता का मुकाबला किया होगा, जी बिल्कुल या गांधी से ज्यादा कोई सांप्रदायिक ताकतों से घिरा होगा। बिल्कुल। यानी जी, गांधी के उनकी समय मौत भी भी, सांप्रदायिक हाँ, ताकतें उनकी थी हत्या भी और सांप्रदायिक कारणों से हुई है। बहुत ही प्रभावी थी, बहुत सक्रिय थी, गांधी को कॉर्नर करने में लगी हुई थी। वो तो गांधी की अपनी विराट क्षमता थी कि उन्होंने उन लोगों को कॉर्नर कर दिया था। जी, और जब उन ताकतों को ये लगा कि ये आदमी किसी भी तरह से काबू में आने वाला नहीं है, तब उन्होंने तय किया कि अब इसको खत्म कर देना। तो इस बात को हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये ताकतें हमेशा से रही हैं, प्रतिगामी ताकतें समाज में हमेशा रही हैं और हमेशा वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करती रही। उनसे मुकाबला करना है, और वो मुकाबला सिर्फ लड़ाई का नहीं है, सोच के स्तर पर वो मुकाबला करना पड़ेगा। सोच के स्तर पर जब मुकाबला करने की बात हम करते हैं तो अपनी सोच के बारे में सोचना पड़ता है कि हम कितनी अच्छी तरह इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। हमारे मन में भी कभी हिंदू मुसलमान ना आता हो तो जातियां आती हैं कि नहीं आती हैं, हम इस तरह के किसी भेदभाव में पड़ जाते हैं कि नहीं। आप देखिएगा कि गांधी सिर्फ सांप्रदायिकता पर नहीं लड़ते हैं, तमाम सवालों पे लड़ते हैं, और तमाम सवालों पे लड़ करके एक ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं जिसमें नए मूल्य समाज को स्वीकार्य हों। यानी बहुत बड़ा कैनवस है जिस पर काम करने की जरूरत है। गांधी संस्थाओं के रोल सिर्फ छोटे छोटे नहीं हैं, उनके सामने भी एक इतना बड़ा कैनवस खुला हुआ है जिसमें अपनी भूमिका उनको सोचनी पड़ती है। दूसरी बात ये ध्यान में रखिए कि जब वो सरकार थी, यानी सरकार से पहले वाली सरकार, तो उसने भी यही कोशिश की थी कि इन समाज के इन सारे अंग प्रत्यंगों में अपने आदमियों को बिठा दिया जाए। अब ये बिल्कुल। लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, अपने लोगों को बिठा दिया जाए। इसलिए गांधीवादी संस्थाओं में कोई किसी को बुला कर नहीं ला रहा है, योजना पूर्वक लोगों को बिठाया जा रहा है जैसे पहले बिठाया जाता था। हमको उस समय भी इसका विरोध करना चाहिए था कि उन लोगों को क्यों बिठाया जा रहा है जो सीधे गांधी के काम से जुड़े हुए नहीं हैं। आपने खादी कमीशन के एक अध्यक्ष का उदाहरण दिया, मैं आपको एक दर्जन अध्यक्षों का उदाहरण दे सकता हूँ जिनका खादी से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल। लेकिन पुरानी सरकारों ने उनको अध्यक्ष बना हाँ, के जिनको मंत्री नहीं बना पाए उनको केवीआईसी का चेयरमैन बना दिया। तो ये जो तरीका है, सत्ता का तरीका ही यही है कि वो कोई भी स्थान खाली छोड़ना नहीं चाहती। अब आपके ऊपर है कि आप में कितनी समझ है, आप में कितनी हिम्मत है कि आप उनके सामने खड़े हो सकें और उनका मुकाबला करें और समाज को अपने साथ जोड़ें। अब आप जो कह रहे हैं युवकों को अपने साथ लेने की बात, युवकों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो बात से आपके साथ नहीं आते। बात का भात खाने वाले युवक नहीं है, उनको तो काम चाहिए, कोई चुनौती चाहिए जीवन में, कोई चैलेंज आप उनके लिए अगर खड़ा कर सकें तो आपको युवक मिलेंगे। नक्सलवादियों को युवक मिलते हैं तो गांधी को युवक क्यों नहीं मिलेंगे? लेकिन उस तरह का चैलेंज आप खड़ा कर पाते हैं क्या? अगर कर पाएंगे तो युवक हैं तैयार, जो आना चाहते हैं, अपना कर्तव्य दिखाना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई मंच बनाएं, उसकी हिम्मत हो आपके पास, वो शैली हो आपके पास। मैं अपने साथियों से बराबर कहता हूँ कि बाबा आदम के ज़माने के उदाहरणों से गांधी को नहीं चला सकोगे, आज की इडियम सीखने पड़ेंगे। आज नौजवान किस भाषा में बात करता है, किस मुहावरे में चीज़ों को देखता है, तुमको उनके साथ गांधी को जोड़ना पड़ेगा, तभी तुम नौजवानों को पकड़ सकते हो। बिल्कुल। तो ये अपने लिए भी नव संस्करण की बात है। गांधी बहुत अच्छे थे कहने से गांधी अच्छे नहीं होते हैं, परिस्थितियों में गांधी को अच्छा साबित करके दिखाना पड़ता है। तो जब हमने आंदोलन शुरू किया था 77 में जयप्रकाश जी के साथ में, तो हम भी कुछ गांधी को नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अचानक एक नए तरह का गांधी हमारे सामने लाकर खड़ा किया और कहा इसको देखो ये बहुत इफेक्टिव है काम करने, और हमने काम करना शुरू किया।
हमको अहिंसा नहीं मालूम थी, उन्होंने अहिंसा शब्द भी हमको नहीं बताया। उन्होंने कहा शांति से काम करना है। शांति से इसलिए करना है कि अगर अशांति रखोगे तो काम ही नहीं कर सकते। ये परिभाषा तुरंत हमारी समझ में आई और फिर हमने शांति वाले रास्ते से काम करना शुरू किया और बहुत धीरे से उन्होंने उसमें अहिंसा का तत्व दाखिल करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं उस सेना का सेनापति हूँ जिस सेना ने कभी अहिंसा का नाम सुना नहीं। मैं इनके हाथ में वो हथियार कैसे दे दूं जिससे इनका परिचय ही नहीं। इनका धीरे धीरे परिचय कराऊंगा तो वो हथियार इनके हाथ में दूंगा और धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचे। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं को समझना और उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो हमको जानना पड़ेगा। हम लोग बराबर फलाने ने ऐसा कहा, बराक ओबामा ने ऐसा कहा, फलाने ने ऐसा, ये सब कहने से क्या होने वाला है? इनसे गांधी का कुछ भी भला नहीं। गांधी का भला तो किसानों के साथ जुड़ करके होने वाला है। इस पूरे किसान आंदोलन को गांधी की दिशा दी जा सकती हो गए तो ये सिर्फ सरकार से बार्गेन करने का प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। एक नए तरह की किसानी जो छूट गई है, किसानों का भी उसमें अपराध है और सरकारों का अपराध तो है ही है, उस किसानी को फिर से जीवित करना। वो वैकल्पिक किसानी गांधी ने बहुत बार साफ करके समझाई है। मैं तो आपको याद कराता हूँ कि गांधी ने यह कहा कि किसान ही इस देश का प्रधानमंत्री होगा। तो किसी ने कहा कि किसान इतना पढ़ा लिखा थोड़ी होता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, दुनिया भर के लोगों से बात कर सके, उसको तो भाषा भी नहीं आएगी, अंग्रेजी भी नहीं जानता है। तो उन्होंने कहा जवाहरलाल क्या काम करेगा? जवाहरलाल ट्रांसलेटर का काम करेगा। वो प्रधानमंत्री होगा किसान और उसको अगर किसी बाहर के आदमी से बात करनी हो तो जवाहरलाल ट्रांसलेट करके देगा उसको। ये कल्पना उस आदमी के मन में, और उनके साथ बैठा हुआ जवाहरलाल की कल्पना है कि इस कुर्सी पर मैं कैसे बैठूं। आप इस फर्क को समझिए, बहुत गहरी चीज है समझने। बिल्कुल बिल्कुल। तो गांधी को जब हम लोग कहते हैं तो गांधी का जो ये बहुत ही अनोखा मौलिक तरीका है चीजों को देखने का, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसको नहीं समझेंगे तो हल्के फुल्के में गांधी की बात करके निकल जाने से फायदा कुछ नहीं। हम लोग इस कठिनाई में पड़े हैं। गांधी की संस्थाओं में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते समझते हैं, उनके सामने ये कठिनाई है कि इस चीज को कैसे लोगों के गले उतारा जाए, कैसे ऐसे सोच करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। उसी कोशिश में लगे हैं। कुछ कैंप चलाओ, ट्रेनिंग करो, कुछ काम के साथ जुड़ो, नए लोगों के बीच में जाओ। त्रिपाठी जी जैसे घूमते हैं, मैं भी कॉलेजों में घूमता रहता हूँ, दिल्ली के कॉलेजों में घूमता रहता हूँ। उनमें सड़कों को निकाल के एक छोटी सी टीम बनाई थी जो कुछ काम कर रही है। ये काम बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। तो स्पेड वर्क बहुत बड़ा है। हम लोग बहुत थोड़े भी हैं, बहुत साधनहीन भी हैं, लेकिन साधन संपन्न है जहाँ विचार का सवाल है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन इसी के साथ आप दोनों से जो विचार हमको मिल रहे हैं तो उससे ये समझ में आता है कि केवल संस्थाओं पे जिम्मेदारी न छोड़ के हर व्यक्ति अपने आप में गांधी को तलाशे और वो कैसे इस दुनिया में जो 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 बड़े सवाल है, सांप्रदायिकता का सवाल है, क्लाइमेट चेंज का सवाल है, नए तरीके की खेती का सवाल है, नए तरीके के समाज में आचरण के सवाल हैं, इन तमाम सवालों पर लोग सोचें। और मेरा दर्शकों से निवेदन है कि ये जो संस्थाएं हैं, चाहे वो गांधी पीस फाउंडेशन है, तमाम सारी जो गांधीवादी संस्थाएं हैं, इनके पास भी जाएं। इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, सलाहियत है, ज्ञान है और समझदारी है। उसको अपने तरीकों में कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप उसका सोशल मीडिया में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे वीडियो बना सकते हैं कि जो युवा लोगों में कम्युनिकेशन जो है पैदा करे और ये समाज जो है वो बेहतरी के रास्ते पर चले, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और ऐसा लोकतंत्र ना बने जैसा कि हमने तस्वीरों में कैपिटल हिल की देखा है, तो वैसा लोकतंत्र ना बने हमारा। और इसी के साथ इस प्रोग्राम को इस वक्त यहीं पे विराम देते हैं और अगले सप्ताह फिर किसी विषय पर हम लोग गांधी के चश्मे से इस दुनिया को देखेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियोस को और हमारी वेबसाइट को लाइक शेयर करते रहें। जाते जाते ये भी बता दूं कि हम फ्रीडम एक्सप्रेस एक कोई सेठ साहूकारों का की मदद से चलने वाला न्यूज़ प्लेटफॉर्म नहीं है। हम आपके चैनल हैं, आपके मदद से चलते हैं और जनता के सरोकारों की बात करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। और आप